हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नेक्स्ट लेक्चर, आई थिंक 6th लेक्चर का पार्ट बी है। और इस लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो भैया, कहाँ है स्टार्ट? रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। बच्चों चलते हैं नोट्स पे, और ये है मेरा नोट्स। दिख रहा है आपको? जी सर दिख रहा है। तो चलो भैया तो सर एक चीज बताइए देखो क्या मैं बताना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है? बताइए। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों खत्म कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में बस हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बस मैं आपको लिखवाया था और उसके बाद लेक्चर खत्म हो गया था। तो आज का क्लास में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखो, होता क्या है ना बच्चों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट में और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, दोनों के केस में क्या था ना, बहुत ही सिंपल सा चीज था कि भैया वो लोगों का एक एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन रहता है, या बोलो एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट रहता है। मतलब जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के साथ, ठीक है, डिवेंचर वालों का हुआ या फिर प्रेफरेंस शेयर वालों का, तो कंपनी का ना सर पे कुछ सर पे सोच लो, उनका सर पे जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड नाम का एक जिम्मेदारी बोलो, या फिर इंटरेस्ट नाम का जिम्मेदारी उसके सर पे नाचते रहता है। किसके सर पे? कंपनी के सर पे। कौन नाचते रहता है? प्रेफरेंस डिविडेंड नाम का एक जिम्मेदारी, और इंटरेस्ट नाम का एक जिम्मेदारी किसके सर पे? कंपनी के सर पे नाचते रहता है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स कंपनी के साथ उनका एक एग्रीमेंट, एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट रहता है, ठीक है। तो कंपनी के लिए बहुत इजी हो जाता है कि हाँ भैया, प्रेफरेंस शेयर वालों को हमको इतना परसेंटेज देना है और डेट को इतना परसेंटेज देना है। मतलब उनका एक्सपेक्टेशन उनको पता रहता है, किसका? कंपनी को डेट वालों का और प्रेफरेंस शेयर वालों का जो एक्सपेक्टेशन रहता है कंपनी को मालूम रहता है, राइट। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में क्या है ना, देखो लोग इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में ये जानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं इक्विटी शेयर होल्डर वाले, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं भैया हमको ना सिर्फ डिविडेंड मिल जाता ना तो मजा आ जाता, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ सोचते हैं कि अरे यार
डिविडेंड, बस डिविडेंड के साथ ना सिर्फ डिविडेंड मिलने से नहीं होता, डिविडेंड के साथ डिविडेंड कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, हर साल कुछ ना कुछ ज्यादा अमाउंट में मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब समझो, कोई सोचता है कि डिविडेंड जो मिले वो रेकरिंग, मतलब रेकरिंग डिविडेंड मिले। क्या रेकरिंग डिविडेंड? रेकरिंग डिविडेंड मतलब हर साल उनको डिविडेंड चाहिए। कुछ इक्विटी शेयर होल्डर ऐसा सोचते हैं। कुछ सोचते हैं अरे भैया कंपनी चाहे डिविडेंड दे या ना दे कोई बात नहीं, कंपनी का मतलब अर्निंग ज्यादा होना चाहिए, कुछ ऐसा सोचते हैं, ठीक है। कुछ सोचते हैं कि डिविडेंड तो मिलना चाहिए लेकिन डिविडेंड हर साल अगर सेम टाइप का अमाउंट मिलेगा तो नहीं चलेगा। कुछ सोचते हैं कि ज्यादा मिलता पिछले साल से तो और मजा आता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, देखो हर ग्रुप ऑफ पीपल का सोचने का तरीका अलग है। कोई सोचता है कि हम लोग को कांस्टेंट डिविडेंड चाहिए, हर साल इक्वल अमाउंट ऑफ डिविडेंड चाहिए। कोई सोचता है हर साल हमको इक्वल अमाउंट ऑफ डिविडेंड नहीं चाहिए, हमको हर साल कुछ ना कुछ उसके साथ ग्रोथ होके चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा क्या होता है ना भैया, इसमें ना कंट्रोवर्सी है, ठीक है। मतलब क्या मैं बोलना चाहूँ, अगर सीधा सा एग्जांपल बताऊं, अपने घर का ही एग्जांपल ले लो। बुजुर्ग लोग को क्या पसंद है, ज्यादा रिस्क लेना नहीं पसंद है। वो क्या सोचते हैं, भैया हर महीने के महीने हमको इतना फिक्स्ड अमाउंट मिल जाए, हम उसी में खुश हैं, ठीक है। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है वो क्या बोलते हैं, अरे ये सब छोड़ो, हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ये सब छोड़ो, हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप खुद देख लो, घर में ही इतना सारा मतभेद है, ठीक है, आपस में। तो भैया कंपनी है, कंपनी के केस में भी तो हो सकता है। बोलने का ये मतलब है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने के बहुत सारे मेथड्स आ गए, क्योंकि लोगों का बिहेवियर अलग था, लोगों का एक्सपेक्टेशंस अलग था कंपनी से। तो उनके बिहेवियर को देखते हुए, उनके एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए बहुत सारे जो स्कॉलर्स आए, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स तैयार किया, और वही मॉडल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करना थोड़ा बोलो डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, मतलब इसमें मेथड्स बहुत सारे हैं। उसमें क्या था, एक ही मेथड था भैया, बहुत इजी था। लेकिन यहां पर क्या होता है ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर लोगों का एक्सपेक्टेशन, उनका बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो लोग का बिहेवियर अलग है, उनका एक्सपेक्टेशन अलग है, तो भैया मेथड्स भी तो अलग होंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करने का। जी सर, तो आज हम उसी मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलो लिखते हैं, ठीक है सर, ओके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर लिखे थे ना? हाँ सर, इसको एक काम करो बच्चे, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो। हाँ जी सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ज्यादा सही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसको केई बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, केई का मतलब मैं नहीं बताया। केई का मतलब होता है, यहां लिख लो, यहीं पर लिख लो बच्चों, कि केई मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहां पर लिख लो, कौन सा पेन से लिखोगे, ये पेन से लिखते हैं, चलो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है KE represents expectations of equity shareholder from a company. ठीक है, के का मतलब क्या है भैया, इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी से उम्मीद रख रहा है, उस उम्मीद को ही हम के बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड तैयार करके दे दिया भैया, क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप ऑफ पीपल का सोचने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनका एक्सपेक्टेशन अलग अलग है, इसीलिए बहुत सारे मेथड्स टाइम टू टाइम आया कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का, और वही मेथड्स हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत स्लो जाऊंगा और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है, चलिए, चलो भैया नीचे चलो, ओके, ठीक है, हो रहा है, भूल जाता हूँ कभी कभी रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, चलो। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में भी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स, बेस्ड ऑन, लिखो आगे, इसमें कुछ और लिखना है, लिख दो, बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स बिहेवियर,
इन्वेस्टर्स बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग मेथड्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स बिहेवियर एंड एक्सपेक्टेशंस। बताओ मेरे को बच्चों, इन्वेस्टर यहां पर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। ओके चलो, तो भैया देखो सबसे पहला सर कितने मेथड पढ़ाने वाले हो? बहुत सारे मेथड हैं, टेंशन नहीं लो, तुम पढ़ो ना बस। पहला मेथड जो है उसका नाम है डिविडेंड प्राइस मेथड। डिविडेंड प्राइस मेथड। ओके, बस लिखते जाओ तुम आज। दूसरा नाम है अर्निंग प्राइस मेथड। ओ माय गॉड, अर्निंग प्राइस मेथड। अच्छा ओके। तीसरा है बच्चों डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। अच्छा, अरे क्या लिख दिया, चलो डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। ठीक है, और बताइए फोर्थ नंबर में है अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। पांचवा मेथड है भैया ऐसा लिखते हैं इसको, लिखो मेरे साथ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जिसको CAPM बोलते हैं। ओके, सिक्स्थ नंबर लिखो बच्चों, एक सेकेंड। सिक्स्थ नंबर लिखो रियलाइज्ड यील्ड मेथड। लिखो रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। टोटल कितने मेथड है बच्चों? सिक्स्थ मेथड। कितने मेथड है? सिक्स्थ मेथड है। लिखो जल्दी से। लिखे क्या? हाँ सर लिख लिए। चलो अब इसको हम लोग बढ़ते हैं आगे। डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, फिर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले लिखो बच्चों पहला मेथड, मेथड 1। मेथड 1 का नाम क्या है बच्चों? क्या नाम था मेथड 1 का? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ठीक है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। क्या नाम था मेथड का? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ठीक है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच ये क्या है इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे जाएंगे, कोई बात नहीं है सर, चलिए आप बस चलते रह जाइए। डिविडेंड प्राइस अप्रोच का दूसरा नाम है बच्चों डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। इसका दूसरा नाम है ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलो या कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जी सर।
ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या फिर कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल इसका दूसरा नाम है। मतलब डिविडेंड प्राइस मॉडल बोलो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बोलो या फिर कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल बोलो, बात दोनों का सेम है। ठीक है सर, आगे लिखाइए, बस लिखते जाओ, आज तुम बस लिखो। ठीक है सर, लिखो। पहला इसमें क्या क्या एजम्पशन पे ये बेस्ड है, लिखो बच्चे, लिखो एजम्पशंस। पहले लिखा ही देता हूं, फिर बाद में समझाऊंगा। ठीक है सर, लिखो मेरे साथ बच्चों एजम्पशंस। कुछ ठीक कर देता हूं, थोड़ा इसमें दिक्कत हो रहा है। लिखो equity shareholder is interested in cash dividend that is distributed profits only. दूसरा लिखो इसमें अप्रोच, dividends are paid at constant rate. Dividends are paid at a constant rate till the winding up of the company, till the winding up of the company, or for an infinite period, ठीक है। लिखो फॉर्मूला, as this concept is based on present value of perpetuity. This concept is based on present value of perpetuity. As नहीं लिखो, यहाँ पे लिखो this concept is based on present value of perpetuity. ठीक है, जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी अगर आपको याद होगा कैसे निकालते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी निकालते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैसे निकालते थे, एनुअल विड्रॉल्स को डिवाइड कर देते थे आर से। याद आ रहा है जी सर, बस यही फॉर्मूला पे बेस्ड है। अरे ये क्या निकल गया, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, आगे बताओ। अगर मैं इसको आर को इधर ले आऊं तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा,
एनुअल विड्रॉल्स डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी सर। ऐसा लिखो पूरा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी सर ये कौन सा फॉर्मूला है? चलो भैया, अरे यार काहे इतना हैंग हो जाते हो भैया। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एनुअल विड्रॉल्स डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। ठीक है, ठीक है। तो हमको आर ही, आपको पता है कि यहाँ पर इस चैप्टर में आर का मतलब ही के ई होता है, के पी होता है, सब कुछ होता है, पता आप होगा जी सर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, चलो बताता रहता हूँ और फिर समझाते रहता हूँ। देखो अभी तक जो लिखा मैं उसको समझाता हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आपको बस मन में ये याद रखना है कि हमको स्लो स्लो जाना है। कम से कम आज मुझको 2 मेथड पढ़ाना है, 2 मेथड, कम से कम 2 ठो अच्छे से। ठीक है, चलो देखो बच्चों, ये मेथड बोलता है ना कि ये मेथड इस एजम्पशन पे बेस्ड है। मेथड का नाम पहले बताओ, क्या नाम है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, या फिर डिविडेंड प्राइस मॉडल, या फिर कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। नाम देखो, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? ये बोलता है कि इक्विटी शेयर, ये जो मॉडल है ये इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी से हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, कांस्टेंट रेट से डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? मतलब क्या? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये है आपका ईयर 0, यह है ईयर 1, यह है ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 एंड ईयर 6। ठीक है, कंपनी बोलती है कि इस एजम्पशन पे कंपनी का मानना है कि कंपनी क्या करेगी, हर साल एक कांस्टेंट रेट से डिविडेंड देगी इक्विटी शेयर होल्डर को, एक कांस्टेंट रेट से देगी। और वो कब तक देगी? फॉर एन इनफिनाइट पीरियड। अच्छा हाँ, मतलब ठीक है, फॉर एन इनफिनाइट पीरियड तक। अच्छा, ये आ गया ईयर वाई एन आ गया। अच्छा, मतलब समझो, फॉर एग्जाम्पल कम आज का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है, मान लो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि आपका शेयर का प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर ईयर 0 में जो आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, फॉर एग्जांपल मान लो रुपया है 100 रुपया। ठीक है, दिस इज 100 रुपया। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ रहा है। देखो मैं आराम से, चलो ध्यान से देखो, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। ठीक है, ईयर 0 में आप एक शेयर खरीदे कंपनी से जिसका रेट था 100 रुपया। 100 रुपया यानी क्या है? आज का वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू बोलो, और यही तो है आपका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। आप 100 रुपया दिए, कंपनी आपको शेयर दे दी। कंपनी बोली कि डिविडेंड मैं आपको दूंगी, डिविडेंड आपको देगी वो डिविडेंड। ये जो था फेस वैल्यू भी 100 था, इशू प्राइस भी 100 था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द इशू प्राइस। ठीक है,
डिविडेंड, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि हाँ डिविडेंड मान लो फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इक्वल्स टू 10%। डिविडेंड क्या है? 10% है। मार्केट प्राइस भी 100 रुपया है और फेस वैल्यू भी 100 रुपया है। यहां पर लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ बच्चे। फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹100 और मार्केट प्राइस भी 100। तो 10% डिविडेंड देना है। 10% किस में दोगे? फेस वैल्यू पे हमेशा निकलता है, यानी आप यहां पर 10 रुपए डिविडेंड बांटोगे, यहां पर 10 रुपए डिविडेंड बांटोगे, यहां पर भी 10 रुपए डिविडेंड बांटोगे, यहां पर भी 10 रुपए डिविडेंड बांटोगे, यहां पर भी 10 रुपए डिविडेंड बांटोगे, यहां भी बांटोगे और बांटते चले जाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये कंसेप्ट बोलती है कि भैया कि आपको जो डिविडेंड, कंपनी जो डिविडेंड देगी शेयर होल्डर वालों को, इक्विटी शेयर होल्डर को, वो कांस्टेंट रेट से देगी। किस रेट से देगी? कांस्टेंट रेट से। और कब तक देगी? जब तक कंपनी की का लाइफ है तब तक, जब तक है जान तब तक, जब तक जान है कंपनी का तब तक कंपनी क्या करेगी? एक कांस्टेंट रेट से डिविडेंड देगी। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। और यही एजम्पशन पे बेस्ड ये मॉडल है, समझे? कि मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन ये रहता है ना भैया कि मेरे को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिले, एक फिक्स्ड रेट से मिले, उन लोगों के लिए ये मॉडल बेस्ट है। समझ में आ रहा है? ओके। मतलब देखो यहां पर देखो, अगर मैं ये देखो, आपको एक चीज देखिए इसमें समझ में आ रहा है आपको। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर अगर याद होगा, आपको हर साल 10-10 रुपए मिल रहा है। जी सर। हर साल आपको 10-10 रुपए मिल रहा है क्या? जी सर। एवरी ईयर यू आर गेटिंग 10 रुपीज। ओके। एंड यू विल गेट फॉर एन इनफिनाइट पीरियड। ठीक है, अप टू इनफिनाइट पीरियड तक आपको मिलेगा 10 रुपया, यानी हर साल आपको 10 रुपया मिल रहा है। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, देखो हर साल आपको 10-10 रुपए मिल रहा है। और ये कब तक मिलेगा? जब तक जान है, कंपनी का जान है तब तक मिलेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, आपको ये देख के नजर नहीं आ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। याद आ रहा है? जी सर। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं डिविडेंड का रेट यहां पर नहीं लिखता। फॉर एग्जाम्पल मान लो डिविडेंड का रेट यहां पर नहीं लिखता, डिविडेंड रेट मान लो नहीं लिखता। डिविडेंड का रेट अगर मान लो नहीं लिखता तो मुझे बताओ कि डिविडेंड का रेट कैसे पता चलता? आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या सर? तो क्या करते आप? सॉल्यूशन कैसे करते इसका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी है ये, क्योंकि हर साल आपको सेम अमाउंट मिल रहा है क्या? जी सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैसे निकलता है? आपको हर साल कितना अमाउंट मिल रहा है? दैट इज एनुअल विड्रॉल डिवाइडेड बाय क्या कर दो? आर कर दो। यहां पर बताओ मेरे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी पता है क्या हम लोग को? हाँ सर पता है। कितना रुपया है प्रेजेंट वैल्यू? मतलब आज कितना रुपया दोगे कि आपको शेयर मिलेगा? मतलब करंट मार्केट प्राइस, दिस इज मार्केट प्राइस। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कितना हो गया? 100 रुपया हो गया सर। ठीक है। एनुअल विड्रॉल मतलब शेयर होल्डर को हर साल कितना रुपए मिल रहा है? भैया 10 रुपए मिल रहा है। और आर हमको पता नहीं है। आर मतलब रेट ऑफ डिविडेंड। अच्छा ओके, मतलब बताओ मेरे को बच्चों, क्या सर आर क्या होगा? सर ये तो आर होगा 10/100, यानी इंटू 100 करोगे तो 10% होगा क्या? जी सर। यानी आर आपका कितना परसेंट निकल गया? 10% निकल गया। ठीक है, डिविडेंड रेट क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। मतलब आपको हर साल कितना रेट से डिविडेंड मिल रहा है? 10% का रेट से। अच्छा, सो डिविडेंड रेट क्या हो जाएगा बच्चों? 10%। समझ में आ रहा है? ओके। तो यही कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारा ये मॉडल। लेकिन ये मॉडल में फॉर्मूला बस सेम है, बस इसका नाम हम बदल देते हैं। क्या करते हैं? नाम बस बदल देते हैं, नाम बस बदल देते हैं। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो बताओ बच्चों ये फॉर्मूला क्या बोलता है?
ये फॉर्मूला क्या बोलता है? यहाँ एग्जाम्पल नहीं, एनालिसिस लिखते हैं, ठीक है, एनालिसिस। ठीक है, क्या लिखें? एनालिसिस। ओके, ये एनालिसिस था, ठीक है। मतलब ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट बोलता है मतलब अल्टरनेटिव नहीं, इसको ना एग्जाम्पल 2 कर देते हैं समझने के लिए। ठीक है सर, आगे बताइए। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है ना भैया, ये कंसेप्ट बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में ये मॉडल के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी से एक कांस्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी फॉर एन इनफिनाइट पीरियड। जब तक है कंपनी का जान तब तक इक्विटी शेयर होल्डर मांगे डिविडेंड। समझ आ रहा है? ओके, मतलब यहां पर मान लो ईयर है, ये है कंपनी के नजर से कैश आउटफ्लो। ठीक है, कंपनी के नजर से कैश आउटफ्लो हुआ, यानी ये डिविडेंड है ये। ओके, तो इनका बोलना है ना कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, मान लो डिविडेंड ये देंगे हर साल कितना रुपया का, मैं रुपया का बात कर रहा हूँ, रुपया का। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 6 रुपया का डिविडेंड देंगे, ठीक है, 6 नहीं 6 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, 6 रुपया का डिविडेंड, 16 कर देते हैं, थोड़ा कम लग रहा है, 16 रुपीज़ का डिविडेंड देंगे, ठीक है। फिर यहाँ भी 16 देंगे, यहाँ भी 16 देंगे, यहाँ भी 16 देंगे, यहाँ भी 16 देंगे, यहाँ भी 16 देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये मॉडल बोलता है कंपनी जो डिविडेंड देगी शेयर होल्डर को वो कांस्टेंट रेट से देगी। किस रेट से देगी? कांस्टेंट रेट से देगी। मतलब देखो 16 रुपीज, 16 हर साल दे रही है, और ये कब तक देगी? कब तक देगी? मान लो आज का ये जो प्राइस है ना, आज का प्राइस है करंट मार्केट प्राइस, यहां पर लिख देता हूं करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस जो है बच्चों वो है आपका 100 रुपया। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डालते हैं। अच्छा, करंट मार्केट प्राइस है मान लो 150 रुपया, और इसको ना कर देते हैं 160 कर देते हैं। सर ये क्या कर रहे हो सर? करंट मार्केट प्राइस है 160 और फेस वैल्यू है 100 रुपया, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 2, कंपनी हर साल कितना रुपया डिविडेंड दे रही है? 16 रुपया, 16 रुपया, 16 रुपया। ये कब तक देगी? ये एजम्पशन के हिसाब से कब तक देगी भैया? इस तरह से चलता जाएगा। कहां तक चलता जाएगा? इन्फिनिटी तक। और ये 16 रुपया भी चलता जाएगा कहां तक भैया? यहाँ ये चल गया तो ये भी चलता जाएगा इन्फिनिटी पीरियड। इसको लिखने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से कब तक चलेगा? ये इन्फिनिटी पीरियड तक कंपनी आपको 16 रुपए देते चलेगी, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है? नहीं। तो दूसरी बात, ये डिविडेंड बोलता है, ये मॉडल बोलता है कि यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर एक कांस्टेंट रेट से डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से फॉर एन इनफिनाइट पीरियड। पहला चीज ये। दूसरा चीज, यहां पे कंपनी जो डिविडेंड निकालेगी, यहां पर जो कंपनी डिविडेंड का रेट निकालेगी या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल जो निकालेगी ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, हम यहां पर डिविडेंड का कैलकुलेशन, डिविडेंड निकालेंगे किस पे? मार्केट प्राइस पे। किस पे निकालेंगे? मार्केट प्राइस पे। किस पे निकालेंगे? ये मॉडल बोलता है भैया डिविडेंड जो दे रहे हो आप किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। आप ये बताओ कि मार्केट प्राइस पे आप कितना दे रहे हो, मतलब मार्केट प्राइस पे उनको कितना डिविडेंड मिल रहा है। ये मॉडल बोलता ये है। मतलब क्या कि भले ही कंपनी फेस वैल्यू पे डिविडेंड देती है, वो चीज अलग है, मैं उसका बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि आप हमको ये बताओ कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है, वो इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है डिविडेंड का,
वो मार्केट प्राइस का कितना परसेंटेज है, मार्केट प्राइस का कितना परसेंटेज है, हैं? हाँ, मतलब यहां पर बताओ बच्चे, यहां पर बताओ, यहां पर देख के बताओ मेरे को। यह सब याद है, 160 रुपए मार्केट प्राइस है, 16 रुपए डिविडेंड है, ठीक है। तो मेरे को यह बताओ क्या सर कि यहां पर जो आपको पता है फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इक्वल्स टू एनुअल विड्रॉल डिवाइडेड बाय आर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कितना है हमारा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का मतलब क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अभी बताया था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कितना है भैया, 160 रुपया है। अच्छा, आप हर साल कितना रुपए विड्रॉ करोगे, हर साल जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना विड्रॉ करोगे। सर काहे चिल्ला रहे हो, एनुअल विड्रॉ करेंगे 16 रुपया, और आर तो हमको नहीं पता, तो क्या मैं आर नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो 16 डिवाइडेड बाय 160 कर दो। अच्छा, तो ये आपका आर आ गया, और यही आपका के ई आ गया, के ई इक्वल्स टू कितना परसेंट, 10%। बहुत इजी है, समझ में आ गया। हाँ सर, लेकिन ये तो मैं आपको बताया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी के हिसाब से ये मैं बताया आपको, लेकिन ये मॉडल का एक अपना फॉर्मूला है। ये बोलता है ठीक है भैया, कंसेप्ट वही है, आप जो किए पूरा सेम टू सेम वही है, बस हम थोड़ा नाम चेंज कर देंगे। हम बस क्या कर देंगे, थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, बाकी आपका जो कंसेप्ट है अभी जो बताए हो पूरा सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम, बस हम क्या करेंगे, नाम थोड़ा चेंज कर देंगे। ठीक है, मैंने बोला ठीक है बताओ। तो भैया ये कंसेप्ट बोलता है, ये समझ में आ गया, ओके। तो ये कंसेप्ट बोलता है, लिखो लिखो, इन दिस मॉडल के ई इज calculated, in this model K is calculated by taking the expected dividend in this model. K is calculated by taking the expected dividend at the end of year 1. In this model, K is calculated by taking the expected dividend at the end of year 1. In this model, K is calculated by taking the expected dividend at the end of year 1 and divided by ऐसे लिखो, इन दिस मॉडल K is calculated by एक सेकंड बच्चों, थोड़ा इसमें ऐसा करते हैं, बाय डिवाइडिंग लिखो, सॉरी क्या लिखोगे, बाय dividing. In this model, K is calculated by dividing the expected dividend at the end of year 1 with the market price, with the current market price, with the current market, with the ऐसे लिखो, with the current market price, आराम से, हाँ भैया ठीक है, with the current market
price per share with the current market price at the end of, sorry end का है लिख दिया, current market price at the beginning of the year one, at the beginning of year one। मैं जो बोला था वही लिखा दिया। देखो क्या लिखा हूं, इस मॉडल में के को किस तरह से कैलकुलेट करोगे, जो आप क्या करोगे डिवाइड करके कैलकुलेट करोगे। क्या करना है, डिवाइड करना है किसको किससे, जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आप जो डिविडेंड आप बांटने वाले हो उसको क्या करोगे करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपका के निकल जाएगा। मतलब के इक्वल्स टू, मैं जो लिखवा रहा हूं ध्यान से सुनो, D1 डिवाइडेड बाय P0। अच्छा सर ये क्या क्या 1 लिखा रहे हो सर, ठीक है। के इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय P0, ठीक है। आप मेरे को पूछोगे सर आप तो बोले थे ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का कंसेप्ट पे बेस्ड है, वही फॉर्मूला के हिसाब से। मैंने बोला हाँ वही तो है। देखो मैंने बोला किस तरह से, देखो भैया आप वहां पर आर निकालते थे और एनुअल विड्रॉल को डिवाइड कर देते थे किससे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी से। ऐसी करते थे क्या? हाँ सर ऐसी करते थे, अभी तो आपने किया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी लिख देता हूं पूरा, नहीं तो फिर बोलोगे क्या करा रहे हो सर। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, ये क्या कर रहा हूं मैं, चलो आओ, ठीक है। आप आर इस तरह से कैलकुलेट करते थे क्या? देखो अगर आपका कंसेप्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, मेरे को बताओ बच्चे सबसे पहली बात, क्या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी वाले कंसेप्ट पे बेस्ड है? हाँ सर बेस्ड है। यहां पर क्या बोला जाता है, कंपनी यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर हर साल एक कांस्टेंट रेट से डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कंसेप्ट पे बेस्ड है तो वहां पर फॉर्मूला क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, जो पैसा आप हर साल निकालोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर जानना है तो कैसे निकालते थे, उस एन्युटी को, जो हर साल आप पैसा निकाल रहे हो उस एन्युटी को डिवाइड कर दो किससे, रेट से, ठीक है। तो जब मैं रेट से डिवाइड कर रहा था और रेट को मैं अलग तरीके से निकालूं, देखो यहां पर देखो मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी कैसे निकलता है, एनुअल विड्रॉल को आर से डिवाइड कर देना है। तो मेरे को बस अगर आर निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एनुअल विड्रॉल बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी निकालूंगा। जी सर बिल्कुल। तो मेरे को बताओ यहां पर आर मेरा क्या है, कि यहां पर एनुअल विड्रॉल क्या है मेरा, मैं हर साल क्या निकाल रहा हूं, इक्विटी शेयर होल्डर हर साल क्या निकाल रहा है, या फिर कंपनी हर साल क्या दे रही है, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड। पक्का? हाँ सर। तो यहां एनुअल विड्रॉल की जगह क्या आ गया, D1 आ गया। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी जहां लिखा हुआ है वहां पर मैंने क्या लिख दिया, P0 लिख दिया। क्या लिख दिया, P0। क्या लिख दिया, P0। समझ में आ गया? ओके। बाकी तो देखो वही है। हाँ सर ठीक है, देखो फॉर्मूला वही है, R इक्वल्स टू एनुअल विड्रॉल डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। अब देखो यहां पर, यहां जो के था ये R हो गया, यहां जो R था ये मैंने के लिख दिया। एनुअल विड्रॉल को मैंने क्या कर दिया भैया, एनुअल विड्रॉल को मैंने D लिख दिया, ठीक है। और P0 को क्या लिख दिया मैंने, P0 को क्या लिख दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी को P0 लिख दिया, और R मतलब के ही सेम। अच्छा, तो सर हमको बताओ ये D1 P0 होता क्या है वो तो बता दो। ठीक है बता देते हैं। मैंने बोला लो भैया लो, वेयर लिखो, वेयर D1 इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड डिविडेंड at the expected dividend at the end of year 1, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1, साल के आखिरी में जो डिविडेंड कंपनी देगी वो डिविडेंड को आपको लेना है। मतलब D1 मतलब वो डिविडेंड जो साल के आखिरी में मिलेगा। मतलब सर साल के आखिरी में बोलो या फिर नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में बोलो, बात एक ही है क्या? हाँ, तो मैं इसको क्या नेक्स्ट ईयर डिविडेंड भी बोल सकता हूं? हाँ बोल सकते हो। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। क्या बोल सकते हो बच्चे प्यार से इसको, नेक्स्ट ईयर
डिविडेंड। ओहो ठीक है सर, कुछ डाउट है क्या? नहीं। D1 मतलब होता है जो डिविडेंड कंपनी बांटेगी, और डिविडेंड कंपनी कब बांटती है? साल के एंड में बांटती है, साल के एंड में। अच्छा D1, अच्छा 1 क्यों लिखे वो भी बताऊंगा, आप बस ध्यान दो। P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। साल के स्टार्टिंग में जो आपका शेयर का प्राइस है, शेयर का प्राइस है वो। अच्छा हाँ, करंट मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, करंट मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। अच्छा हो गया। और केई मतलब तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मालूम ही है आपको, फिर भी लिखा देते हैं, बोलोगे काहे? केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ठीक है सर। अच्छा सर, लेकिन ये क्या लिखा है ना, हमको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है आओ नीचे आओ, मैंने बोला कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो हम काहे हैं। लो भैया, इतना बड़ा करने का भी जरूरत नहीं था, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, ये है ईयर 0, ये है ईयर 1, ये है ईयर 2। कोई डाउट है क्या? नो सर। ईयर 0 कब यूज करते हैं? हम जब बताना चाहते हैं अभी, आज प्रेजेंट सिचुएशन को जब हम क्या इंडिकेट करते हैं, तब हम 0 का यूज करते हैं, है ना? हाँ सर। Y0 का मतलब होता है आज, Y1 का मतलब होता है पहला साल का एंड, और Y2 मतलब सेकंड साल का एंड। समझ में आ रहा है? जी सर। इसका बोलने का मतलब है कि अगर मैं लास्ट एग्जांपल को कंसीडर करूं, लिखो टेकिंग द लास्ट एग्जांपल, टेकिंग लास्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल को हम लोग यहां पर सोच के बात कर रहे हैं, ठीक है भैया? टेकिंग द लास्ट एग्जांपल, ठीक है? ठीक है, लास्ट एग्जांपल का बात करूं तो यहां पर आज के टाइम में ईयर 0 में मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस कितना था? करंट मार्केट प्राइस था, याद करो लास्ट वाले क्वेश्चन में 160 रुपया था क्या? 160 रुपीज। हाँ सर। और इसी को मैं बोलता हूं प्यार से P0। ओहो, P0 मतलब क्या? देखो Y0 तो P0, Y0 मतलब साल का स्टार्टिंग, तो P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस, मतलब आज का मार्केट प्राइस। सर मतलब P1 भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है भैया। P2 भी हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो सर मतलब P15, 16, 17 कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, जहां तक जाएगा। ओहो, यानी ये YN तक जा सकता है क्योंकि इन्फिनाइट पीरियड है। अच्छा, यानी ये PN तक जा सकता है। ओहो, समझे? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओहो ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहां पर आज का करंट मार्केट प्राइस है 160 रुपया। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस है 160 रुपया। अब मेरे को बताओ बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है सर? आप यहां पर पैसा लगाए, सपोज करो आप यहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दिए, कंपनी को दे दिए। आप क्या किए? कंपनी को दे दिए, कंपनी को 160 रुपया आप किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए। ठीक है, आप कंपनी को 160 रुपया दे दिए। यहां पर कंपनी क्या की? उस पैसे को इन्वेस्ट की, लगाई, और ये पैसा लगाई, महीनों बीते, दिन बीता, हफ्ता बीता, महीनों बीते, फिर उसके बाद साल खत्म हुआ और यहां पर आप पहुंच गए। ठीक है, आप यहां पर पहुंच गए। ठीक है, यहां पर जब पहुंचे तो आप कंपनी क्या की? कंपनी बोली भैया लो आप आपका डिविडेंड ले जाओ। क्या बोली? आप अपना डिविडेंड ले जाओ। डिविडेंड दे दिया आपको। ठीक है, कंपनी क्या की? आपको डिविडेंड दे दी। कंपनी यहां पर जो आपको डिविडेंड दी वो आपको दी कितना रुपया दी? 16 रुपया। यहां पर भी 16 रुपया दी। अच्छा, समझ में आ रहा है? ओके।
तो देखो डिविडेंड आपको जो दी 16 रुपया, ये कब, ये जो 16 रुपया दी है कंपनी आपको Y1 में दी है ना, Y1 में, अच्छा हाँ, तो इसलिए हम डिविडेंड जो आपको मिल रहा है हम उसको बोलते हैं D1। क्या बोलते हैं भैया? D1, क्योंकि साल के एंड में मिल रहा है। अच्छा, अब ये देखो साल के एंड बोलो या फिर नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग बोलो, बात एक ही है क्या? हाँ सर बिल्कुल। तो देखो इसका मतलब ये कि अगर आप पैसा 160 रुपए आज लगाते हो तो आपको 16 रुपए डिविडेंड कब तक मिलेगा? यहां पर ये जो डिविडेंड होगा ये D2 होगा क्या? हाँ सर। ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा क्या? हाँ सर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर आप आज पैसा लगाओगे तो उसका डिविडेंड, अगर मान लो मैंने कोई कंपनी का शेयर आज खरीदा, तो भैया नॉर्मली वो शेयर का जो मैं जो खरीदा हूं, वो शेयर जो मैं आज खरीदा हूं, उसका डिविडेंड मुझको कब मिलेगा? साल के आखिरी में मिलेगा। अच्छा, जब मैं आज खरीदा, आज को हम इंडिकेट करते हैं Y0 से, तो आज का मार्केट प्राइस को हम किससे इंडिकेट करते हैं? P0 से। P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस। आज का मार्केट प्राइस था 160 रुपया। समझ में आ रहा है? ठीक है, 160 रुपए, दिस इज करंट मार्केट प्राइस। और आज मेरे को, आज 160 रुपए लगाया मैं, लेकिन मुझे मिल कब रहा है? D1, जब साल खत्म हो रहा है। Y1, जब पहला साल खत्म हो रहा है तब मिल रहा है। अच्छा, यानी ये कंसेप्ट बोला भैया आप क्या करो, डिविडेंड जो निकालोगे वो निकालो मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो मुझे मिल रहा है 16 रुपए D1 में। ठीक है, और मैं लगाया था 160 रुपए स्टार्टिंग में लगाया था और एंड में मिल रहा है। इसी तरह से फॉर्मूला निकला क्या भैया? फॉर्मूला क्या निकला कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको निकालना है कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल से, तो आप क्या करो, नेक्स्ट ईयर का मतलब साल के एंड का डिविडेंड ले लो और जब आप खरीदे थे करंट मार्केट प्राइस ले लो। अच्छा ऐसा, हाँ समझ में आया? हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है समझाने का। ठीक है, मतलब सर ऐसा भी हो सकता है, या फिर बोलो कि अगर मान लो मेरे को दूसरा साल का लेना है तो मैं D2 ले लूंगा और नीचे क्या लिखूंगा बोलो? P0 लिखूंगा क्या? अगर ऐसा लिखा तो भैया ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि अगर जब आप डिविडेंड लोगे जिस ईयर का, उसका स्टार्टिंग वाला का करंट मार्केट प्राइस देखना है। अच्छा, जस्ट बिफोर, मतलब आपको यहां पर क्या लेना पड़ेगा? बोलो बोलो, यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा? पी बोलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत जन बोल रहे हैं, P1 लेना पड़ेगा। अच्छा, ओहो, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या बच्चों? क्या तुम्हारा D जो होगा, D हमेशा एक साल ज्यादा होगा किससे? P से। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कोई डाउट है क्या बच्चों? नो सर। कुछ डाउट है क्या? नो। ये बात हमेशा आपको याद रखना है इस मॉडल के हिसाब से। ठीक है, तो इस मॉडल में हम क्या बोलते हैं कि किस तरह से निकलता है? बोलो बोलो बोलो, इस मॉडल में हम क्या बात करते हैं, किस तरह से निकलता है? KE कैसा निकलता है इस मॉडल में भैया? KE निकलता है KE इक्वल्स टू D1, मतलब साल का एंड का डिविडेंड और साल का स्टार्टिंग का मार्केट प्राइस को बस डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना। मैंने बोला ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा बताओ मेरे को, तुम बताना अभी। ठीक है, अगर मान लो D36 लिखा, तो मेरे को प्राइस कौन सा लेना पड़ेगा कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल के हिसाब से? P35। वेरी गुड। अगर मैं मान लो D17 ले लिया तो D16 लेना, सॉरी P आएगा, हाँ यहाँ पर P लेना पड़ेगा। P कितना लेना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, P लेना पड़ेगा 16। समझ में आ रहा है? अगर मैं लिया मान लो D100 ले लिया तो P मेरा कितना आएगा? 99 आएगा। अगर मेरा D76 लिया हूं तो P मेरा कितना होना चाहिए? 75। समझ में आ रहा है? हमेशा एक साल ज्यादा होगा D और P हमेशा एक साल कम होगा। समझ में आ गया? तो इस मॉडल को क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल।
क्या बोलते हैं, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। क्यों कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि हर साल यहाँ पर डिविडेंड देखो कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपको, हाँ सर दिख रहा है। हर साल यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है तुम्हारा डिविडेंड। ये 16 रुपया कब तक मिलेगा, जब तक है कंपनी का जान तब तक मिलता रहेगा। तो ये मॉडल बोलता है कि आपको जो डिविडेंड निकालोगे, डिविडेंड किस पे निकालोगे, डिविडेंड शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सब लिखना, मैं जो लिखा रहा हूं सब लिखने का है। ओके, तो लिखो, सो एज पर this constant dividend model so as per this constant model to calculate KD डिविडेंड एट द एंड ऑफ y1, वही लिखा रहा हूं, लिखा फिर से लिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो एज पर दिस कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल टू कैलकुलेट के डिविडेंड एट द एंड ऑफ y1 इज डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस at the beginning of the y1। ठीक है, यही बस मैं आपको लिखवाया था, समझ में आ गया। मतलब हमेशा यहां पर के कैसे निकलेगा, d1 by p0, d1 by p0। सर अगर मैं d16 लिया तो p क्या लेना पड़ेगा, p15 लेना पड़ेगा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि 1 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है क्या बच्चों? नो सर, कोई डाउट है क्या? नो। तो यहां पर किस तरह से के निकलता है, के निकलता है d1 by p0। d1 का मतलब होता है साल के एंड में कंपनी ने कितना डिविडेंड बांटा, और p0 का मतलब होता है कंपनी ने आज कितने रुपए का शेयर इश्यू किया। अच्छा, समझ में आ गया? हो ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है सर, लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जाम्पल, आई थिंक 3 लिखो, 3 है शायद, लिखो एग्जाम्पल 3। ठीक है, ये है y0, ये है y1। यहां पर p0 दिया हुआ है 50 रुपया, और डिविडेंड यहां पर मिल रहा है d1 6 रुपया। ठीक है, कैलकुलेट के निकालो। ठीक है सर, कैलकुलेट के निकालो। ठीक है सर, किस तरह से निकालेंगे, एक बात याद रखना, ये जो D1 है ना उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 बोलते हैं, या फिर इसको बहुत इजी बनाने के लिए हम उसको नेक्स्ट ईयर डिविडेंड भी बोलते हैं। क्यों सर? लेकिन ये तो साल के एंड में मिल रहा है, कोई बात नहीं ना, साल के एंड में यहां मिल रहा है तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं भैया साल का स्टार्टिंग में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट ईयर डिविडेंड भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कभी भी। ओके, तो D1 मतलब नेक्स्ट ईयर डिविडेंड बोलो, या फिर एट द एंड ऑफ ईयर 1 डिविडेंड बोलो। समझ में आ गया? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। तो बोलो के कैसे निकलेगा? सर बहुत इजी है, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल के हिसाब से के निकलता है d1 by p0 कर दो। जी सर, d1 कितना है सर? 6 रुपया मिला। हम लोग टोटल कितना रुपया लगाए थे? 50 रुपया। तो ये हो गया कितना? 12% निकलेगा आंसर। बहुत इजी है, खत्म। तो ये डिविडेंड हो गया ओवर। अच्छा, ठीक है, लिखो अदर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस मॉडल का। तो समझ में आ गया भैया? ठीक है सर, समझ में आ गया। कुछ डाउट है क्या बच्चों? बोलो मेरे को, बोलो अगर डाउट है तो। ठीक है सर, ठीक है। तो भैया ये मेथड किसके लिए सुइटेबल है पता है?
ये मेथड सुइटेबल है उस कंपनी के लिए, उन कंपनियों के लिए ये सुइटेबल है जो कंपनी हर साल डिविडेंड बांटती है कांस्टेंट रेट से। लेकिन सपोज करो जो कंपनी डिविडेंड बांटती ही नहीं है तो वो क्या करेगी भैया, फंस जाएगी। हाँ, तो लिखो सुइटेबल फॉर स्टेबल इनकम, suitable for stable income and stable dividend, stable income and stable dividend policy companies। ठीक है भैया, जो कंपनी का ना इनकम स्टेबल है, जिनका मतलब हर साल इनकम आता ही आता है, वो लोग ही ये डिविडेंड बांट पाएंगी, वो भी कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो ये मॉडल भैया वही कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जो जिनका कांस्टेंट इनकम आता रहता है, तभी तो वो अफोर्ड कर पाएंगे डिविडेंड को पे करना। ठीक है सर। दूसरी बात, ये फॉर्मूला, ये मेथड का एक ड्रॉबैक है, जो कि ये है कि ये ड्रॉबैक क्या है खुद सोचो। जब आपको डिविडेंड साल के आखिरी में मिल रहा है तो आप करंट मार्केट प्राइस को क्यों डिवाइड कर रहे हो, है ना। आप जिस दिन आपको डिविडेंड मिल रहा है उस दिन का आप मार्केट प्राइस को चेक करना चाहिए भैया। तो जो आपका मार्केट प्राइस भी तो बढ़ गया होगा, तो आप मार्केट प्राइस को यहां पर इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि मार्केट प्राइस आप पिछला जब आप खरीदे थे उसका मार्केट प्राइस को कंसीडर कर रहे हो। जब आपको डिविडेंड मिल रहा है मतलब P1 का आप कंसीडर नहीं कर रहे हो सकता है कि आपका करंट मार्केट प्राइस बढ़ गया हो सकता है करंट मार्केट प्राइस कम गया हो। नहीं समझे। मतलब देखो यहां पर सही रहेगा। देखो यहां पर 160 रुपए में लगाया था, मुझे डिविडेंड यहां मिला D1 में, लेकिन ये मॉडल क्या बोलता है, आप D1 को P0 से डिवाइड करो। मैं बोला भैया D1 से P0 डिवाइड करने से ठीक है कर दूंगा, लेकिन ये P1 का क्या, यहां पर ये जो 160 रुपए का वैल्यू बढ़ गया होगा या फिर घट गया होगा, उसको क्या देखना नहीं है क्या। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है इस मॉडल का। अच्छा समझे। तो यहां पर हम कैपिटल में क्या एप्रिसिएशन हुआ क्या डेप्रिसिएशन हुआ, हम इसको कैलकुलेट, इसको कंसीडर नहीं करते। अच्छा तो लिखो ignores the effect of capital appreciation and depreciation। ठीक है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन समझ में आ गया तो बोलो हाँ, समझ में आ गया। तो यहां पर देखो मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया है समझाने के लिए बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल बोलता है सो व्हाट इज कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल क्या बोलता है, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अ कांस्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड ईच ईयर until the winding up of the company. Under this model the KE is calculated by dividing the D1 upon P0, by dividing the D1 by P0। समझ में आया। D1 by P0 करोगे तो आपका KE निकल जाएगा। What is D1? D1 का मतलब होता है साल के एंड में कंपनी ने आपको कितना डिविडेंड बांटा, और P0 का मतलब होता है साल के स्टार्टिंग में आपने कंपनी में कितना रुपया लगाया, दैट इज करंट मार्केट प्राइस। तो जब आपको डिविडेंड मिला वो डिविडेंड होना चाहिए D1 वाला, मतलब साल के एंड वाला, या फिर बोलो नेक्स्ट ईयर का भी इसको बोलते हैं, बोलने का बोलते हैं नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि साल के एंड में वो मिल रहा है, इस साल के एंड में मिल रहा है मतलब नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में मिल रहा है, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर डिविडेंड भी बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है। तो ये मॉडल में KE कैसा निकालते हैं, मेरे को फॉर्मूला चाहिए, जल्दी बताओ। हाउ टू कैलकुलेट KE इन कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल D1 by P0। बस समझ में आ गया। ओके ठीक है। वाह, ये हो गया खत्म बच्चे। ठीक है, 1 घंटा पूरा लग गया इसमें, कोई बात नहीं। लिखो अब मेथड 2। कुछ डाउट है क्या बच्चों, मेरे बच्चों कुछ डाउट है क्या? नहीं, चलो लिखो मेथड 2। मेथड 2 बोलता है भैया KE को कैलकुलेट करने का और एक मॉडल है, और एक मेथड है। मेथड का नाम क्या है, मॉडल का नाम है अर्निंग प्राइस मेथड। अर्निंग
प्राइस मॉडल या फिर अप्रोच बोलो, अर्निंग प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या बोलता है, लिखो मेरे साथ बच्चों। ये मेथड का, ये मॉडल का एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है भैया, इक्विटी शेयर होल्डर आर इंटरेस्टेड इन earning per share and market price of the shares। इस देखो, ये मॉडल भैया उन इक्विटी शेयर होल्डर लोगों के ग्रुप के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पे उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, जो अर्निंग को देखते हैं। उनको, उनके लिए डिविडेंड बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब वो डिविडेंड को उतना फोकस करते नहीं है। उनका मेन मकसद रहता है अर्निंग, ईपीएस देखना कि उनका अर्निंग पर शेयर कितना हो रहा है। चाहे कंपनी डिविडेंड पूरा बांट दे, कंपनी पूरा नहीं बांटे, बस उनको क्या देखना है, उनको बस ये उनका इंटरेस्ट किस में रहता है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर जानने में, ईपीएस में रहता है, और कंपनी का मार्केट प्राइस में ही उनका इंटरेस्ट रहता है। ये मॉडल उन्हीं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर ये बोलते हैं भैया हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, अगर हमारा इक्विटी, अगर हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, या फिर अर्निंग पर शेयर अगर आप कैलकुलेट करके बता दोगे कि अर्निंग पर शेयर कितना है, तो वही हमारा कंपनी के नजर में सोच लो वो केई हो जाएगा। अच्छा, तो ये मॉडल किस पे बेस्ड है? वो इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? अर्निंग को। अर्निंग मतलब प्रॉफिट को। अच्छा, और मार्केट प्राइस को, क्योंकि भैया डिविडेंड का जो पहला मॉडल था वो भी मार्केट प्राइस पे हमने निकाल रहे थे। ये बोलता है ठीक है, आप भी क्या करो, मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेट करो, क्या? अर्निंग पर शेयर को। और जब आप अर्निंग पर शेयर को मार्केट पे कैलकुलेट करोगे, वही हमारा केई बन जाएगा। अच्छा, हाँ, equity shareholder are interested in EPS and market price of the shares whether or not such EPS is fully paid out as dividend। समझे? चाहे आपको पूरा डिविडेंड मिले चाहे डिविडेंड नहीं मिले, उनका बस मकसद क्या रहता है? अर्निंग पर शेयर में और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वो हमेशा ये चेक करते रहते हैं भैया मार्केट प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कि नहीं, हमको वो बता के दिखा दो, वही हमारे लिए केई होगा। समझ में आ रहा है? कंपनी के लिए केई होगा। ओहो, हाँ, तो लिखो यहां पर एजम्पशन है, Here it is assumed that, यहां पर क्या एज्यूम किया जाता है? कंपनीज ईपीएस, कंपनीज का जो ईपीएस है इज कांस्टेंट ईच ईयर। ओहो, समझे? यहां पर बोलते हैं भैया इक्विटी शेयर होल्डर का एजम्पशन ये है कि वो बोलते हैं भैया हमको ना डिविडेंड नहीं चाहिए, हमको अपना अर्निंग पर शेयर से मतलब है और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से मतलब है। लेकिन हमारा जो अर्निंग पर शेयर है ना, वो भैया कांस्टेंट रहना चाहिए हर साल। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। अर्निंग पर शेयर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। कब तक? जब तक है जान। ओहो, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो हियर इट इज अज्यूम्ड दैट द कंपनीज ईपीएस इज कांस्टेंट ईच ईयर। कंपनी का ईपीएस क्या है? हर साल कांस्टेंट है। अच्छा, ये माना जाता है। समझे? ओके, मतलब बच्चों it is also based on the concept of present value of perpetuity। सेम चीज है भैया।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैसे निकलता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी बताओ। एनुअल विड्रॉल को डिवाइड कर दोगे किससे बताओ? एनुअल विड्रॉल को डिवाइड कर दोगे आप आर से, ठीक है। और आर अगर निकालना है तो, आर निकालना है तो एनुअल विड्रॉल को डिवाइड कर दोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी से, ठीक है। सेम उसी तरह से यहां पर हम के निकालते हैं। हम क्या बोलते हैं भैया, के निकालोगे, आर की जगह के लिख देते हैं। एनुअल विड्रॉल हमारा यहां पर क्या होगा? ईपीएस। ओहो, और यहां पर ये क्या होगा हमारा? P0, ठीक है। और ये हमारा ईपीएस 1 होगा। अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है, बाकी सेम है। देखो कुछ अलग है इसमें नहीं। आप यहाँ पर E1 भी लिख सकते हो, EPS1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पूरा सेम है। वहीं पर जिस तरह कांस्टेंट डिविडेंड क्या बोलता है, हर साल डिविडेंड कांस्टेंट होना चाहिए, ये मॉडल बोलता है हर साल ईपीएस सेम होना चाहिए। अच्छा, हर साल ईपीएस का जो रेट है वो सेम होना चाहिए। ईपीएस का जो रेट है वो हमेशा सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर साल ईपीएस का रेट सेम होना चाहिए। अच्छा, मतलब क्या? सेम चीज है भैया। ईपीएस मतलब क्या है बोलो? ईपीएस मतलब वेयर EPS1 इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1, या फिर इसको बोलो नेक्स्ट ईयर, क्या बोलूं, नेक्स्ट ईयर ईपीएस। इसको नेक्स्ट ईयर ईपीएस भी बोल सकता हूं, अभी बताया था जी सर। P0 का मतलब क्या होता है, अभी बताया था, करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस एट द बिगिनिंग में, एट द बिगिनिंग में, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। कोई डाउट है क्या बच्चों? नो सर, ठीक है सर, पूरा सेम है ये तो सर, ये तो पूरा सेम है, बस वहां D1 की जगह EPS1 आ गया। मैं तो बोला सेम है, तुम ही नहीं मान रहे थे, ठीक है। चलो भैया बताओ मेरे को, अब बताओ, एनालिसिस करते हैं एक तो। बताओ मेरे को, अब बताना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये चलता जाएगा कहाँ तक? ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, और ये तुम्हारा इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, यहाँ बताओ मेरे बच्चों, यहाँ पर आप जो पैसा खर्च किए, आपने कंपनी का शेयर खरीदा, दैट इज योर P0। P0 मतलब क्या? आपने कितना रुपया दिया और शेयर खरीदा, P0 बोलो, या फिर करंट मार्केट प्राइस बोलो, या फिर मार्केट प्राइस पर शेयर बोलो, मार्केट प्राइस पर शेयर बोलो, ठीक है। कितना है यहाँ पर? सपोज करो यहाँ पर आपने खर्च किया कितना रुपया? 250 रुपया यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर कितना रुपया खर्च किया? 250 रुपीज। 250 रुपीज क्या है आपका? P0 है। P0 मतलब क्या है भैया? करंट मार्केट प्राइस। क्या है? करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मेरे को बताओ बच्चों, यहां पर आपको ईपीएस मिल रहा है, ईपीएस, 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 ठीक है। और यहां पर ईपीएस मान लो हर साल आपको मिल रहा है 50 रुपीज। एक सेकंड, हाँ,
ठीक है, 50 रुपीज़, यहाँ भी 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 50 रुपीज़। समझ में आ रहा है? ओके। यहाँ जो डिविडेंड, यहाँ जो आपको ईपीएस मिलेगा उसको ईपीएस 1 बोलूँगा, यहाँ 2 बोलूँगा, यहाँ 3 बोलूँगा, यहाँ पर 4 बोलूँगा, यहाँ 5 बोलूँगा, यहाँ 6 बोलूँगा। ठीक है, तो बताओ भैया मेरे को के कैसा आएगा? मेरे को के निकालना है कौन सा मॉडल से? अर्निंग प्राइस अप्रोच से। अर्निंग प्राइस बोलता है अर्निंग बाय प्राइस, बहुत इजी है। अर्निंग बाय प्राइस मतलब ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, डिविडेंड प्राइस मतलब डिविडेंड बाय मार्केट प्राइस। समझ में आ रहा है? देखो अर्निंग प्राइस मतलब अर्निंग को प्राइस से डिवाइड करना है, तो अर्निंग आपका था ईपीएस 1 डिवाइडेड बाय, मैं हमेशा क्या लिखूंगा? P0। समझे? अगर मेरे को मान लो यहाँ पर मेरे को ईपीएस किसी का इंफॉर्मेशन दिया था मान लो 6 का, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता? P0 लिखता क्या? नहीं, ऐसा लिखता तो गलत हो जाता। मैं यहाँ पर क्या लिखता? P5 लिखता। समझ में आया? हमेशा एक साल छोटा, हमेशा एक साल छोटा होगा। कौन? P छोटा होगा ईपीएस से और D से भी, पुराना मेथड के हिसाब से। ठीक है, ओके सर। तो बताओ मेरे को बच्चे यहाँ पर के क्या होगा? सर बहुत इजी है सर, के निकलेगा बताओ हर साल कितना रुपए डिविडेंड, हर साल कितना रुपए ईपीएस है? 50 रुपया सर है, और P0 अभी का टाइम में 250 है रेट, तो ये हो गया सर 25 कितना होगा? बोलो बोलो, 20% हो गया क्या? देखो तो 25 का 10, 250 का 10% 25 रुपया, ये 20% आया। हाँ सर बिल्कुल। तो मेरा के कितना आ गया? कितना आ गया रे? के मेरा 20%। कोई डाउट है क्या बच्चों? नो डाउट सर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो हमेशा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? अगर हमेशा प्राइस एक साल कम होगा डिविडेंड से, या फिर यहां लिख दो मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, और पी। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर जिसको पी बोलते हैं हम लोग, P0 बोल सकते हो। मार्केट प्राइस पर शेयर जो P0 होता है नॉर्मली, हमेशा कम होगा एक साल, हमेशा एक साल कम होगा। ठीक है, ऐसा लिखो, मार्केट प्राइस पर शेयर हमेशा, हमेशा फिर कम लिख दिया, हमेशा एक साल कम होगा। हमेशा बोलो बच्चे, एक साल कम होगा डी से एंड किससे? डिविडेंड से और ईपीएस से। ठीक है, ये है मेन चीज, हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, मान लो अगर मैं मान लो मैं अगर P16 लिया हूं, तो ईपीएस क्या लूंगा? ईपीएस हमेशा 17 का लूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। P0 होने से ईपीएस 1 होगा, ये तो पता है आपको। बाकी P अगर 99 हुआ तो ईपीएस एक साल ज़्यादा 100 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, तो ये भी फॉर्मूला ख़त्म हो गया। समझ में आ गया? तो देखो दो मॉडल पढ़े अभी तक। क्या मॉडल था? पहला मॉडल था डिविडेंड प्राइस मॉडल, मतलब डिविडेंड को प्राइस से डिवाइड करना है और के निकालना है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। दूसरा पढ़े अर्निंग प्राइस मॉडल, मतलब अर्निंग को प्राइस से डिवाइड करना है और के निकल जाएगा। बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें।
डिविडेंड प्राइस मॉडल में बोलता है कि हर साल डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा, तो बहुत इजी है, डिविडेंड को डायरेक्ट प्राइस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। और तुम्हारा अर्निंग प्राइस बोलता है अर्निंग को प्राइस से डिवाइड कर दो, अर्निंग डिवाइडेड बाय प्राइस कर दो, ठीक है। चलो ये तो हो गया। हाँ चलो और एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल 2 लिखो। करंट ईयर मार्केट प्राइस पर शेयर 50 रुपया है और अर्निंग पर शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 है 10 रुपया। फाइंड के निकालो। ये तो सर बच्चों का खेल है, ये तो 2 क्लास का लड़का भी कर लेगा। मैं तो बोला हाँ कि कैसा निकलेगा, ये कौन सा मॉडल है, अर्निंग प्राइस पर शेयर दे दिया तो कौन सा मॉडल हमेशा याद होगा, मतलब लगेगा, याद कर लेना, ईपीएस मतलब अर्निंग प्राइस मॉडल। तो कैसे निकलता है, अर्निंग प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय P0 करना है। अर्निंग प्राइस पर शेयर जो है ईपीएस 1 हमारा दिया है क्वेश्चन में 50 रुपया। दिस इज नथिंग बट P0 एंड दिस इज ईपीएस 1, ठीक है। और P0 कितना रुपया हम लोग लगा रहे हैं, सॉरी मैं क्या कर दिया, ठीक है। और अर्निंग पर शेयर हर साल कितना रुपया हमको मिलेगा, 10 रुपया अर्निंग पर शेयर होगा। P0 कितना है, 50 रुपया। तो बता दो भैया ये कितना होगा, बता दो, 20% होगा क्या? बहुत इजी है, कुछ डाउट है क्या? नो सर। तो ये हो गया हमारा खत्म बच्चे, मॉडल खत्म, ठीक है। अदर पॉइंट्स इसमें लिख लो कुछ, अदर पॉइंट्स में पहले लिखो suitable for companies with stable income if accrues in a business cycle, ठीक है। वही चीज भैया, अगर इनकम रेगुलर होगा, अगर आपका कॉन्स्टेबल इनकम है, तभी आपका अर्निंग पर शेयर भी कांस्टेंट रह सकता है हर साल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ये भी वही चीज करता है, इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ कैपिटल एप्रिशिएशन, ठीक है। मार्केट प्राइस बढ़ गया होगा, घट गया होगा, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ कैपिटल एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन, ठीक है सर, ओके। यहां पर और एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा बात क्या है, K इज द इनवर्स ऑफ PE रेशियो। ये क्या लिखा है सर, समझ नहीं आया। K यहां पर जो होता है ना, यहां पर K जो आता है वो PE रेशियो का उल्टा होता है। मतलब सर ये PE रेशियो क्या होता है, तो हम लोग पहली बार सुन रहे हैं सर PE रेशियो। मैंने बोला कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। देखो बच्चों, PE रेशियो को हम बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, ओके। PE रेशियो निकलता कैसे है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग को डिवाइड करने से। अच्छा, मैंने बोला हाँ, प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करो, मतलब प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। अच्छा, अर्निंग का मतलब होता है ईपीएस। हाँ सर। तो बच्चों पी रेशियो कैसे निकलता है, जब आप मार्केट प्राइस पर शेयर को ईपीएस से डिवाइड करते हो। मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर को ईपीएस से डिवाइड करते हो तो आपका आ जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या आ जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। हमारे वाले एग्जाम्पल में
अर्निंग कितना हो रहा था एग्जाम्पल में, हमारा एग्जाम्पल में अभी जो किए अर्निंग याद करो। ईपीएस अगर तुमको याद होगा तो ईपीएस कितना था, 10 रुपया था क्या? हाँ सर 10 रुपया था। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था सर? वो तो 50 रुपीज था। मतलब ये क्या आया, 5 टाइम्स आ गया। मतलब ये बोलता है कि आपका जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो ईपीएस का कितना गुना है। एमपीएस ईपीएस का कितना गुना है, कितना गुना है। कौन बोलता है ये? ईपीएस बोलता है। ये कौन बोलता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे निकलता है? प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करो। प्राइस को अर्निंग मतलब एमपीएस को ईपीएस से डिवाइड करो। तो 50 को मैं 10 से डिवाइड किया तो 5 टाइम निकला। मतलब मेरा जो मार्केट प्राइस है ना वो ईपीएस से 5 गुना है। अगर मेरा ईपीएस 10 है तो मेरा एमपीएस 50 है। अगर मेरा ईपीएस 100 है तो मेरा अगर ईपीएस 100 है तो मेरा मार्केट प्राइस 500 होगा। समझ में आ रहा है? 5 गुना। अच्छा, तो एक चीज देखो, हाँ सर पीई रेशियो कैसा निकला? एमपीएस बाय ईपीएस। और हमारा के यहां पर किस तरह से निकलता है सर? के निकालते हो आप ईपीएस को P0 से डिवाइड करते हो, और P0 का दूसरा नाम है एमपीएस 0। अच्छा ठीक है, मैं यहां 0 नहीं लिखूं भी तो चल जाएगा? हाँ सर बिल्कुल चलेगा। अच्छा मतलब देखो आप यहां पर पीई रेशियो निकला एमपीएस बाय ईपीएस और आपका के निकल रहा है ईपीएस बाय एमपीएस। उल्टा नहीं दिख रहा है? देखो उधर एमपीएस ऊपर है, आपका एमपीएस नीचे है। वहां ईपीएस नीचे है, यहां ईपीएस ऊपर है। इसलिए बोला जाता है कि जो केई होता है वो पीई रेशियो का उल्टा होता है। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए हियर केई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। ओहो समझे? मतलब 1 लिख दो। पी रेशियो कैसे निकालते हैं अभी बताया था, प्राइस अर्निंग। प्राइस अर्निंग मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइड कर दोगे किससे? ईपीएस से। हाँ सर, अब इसको सॉल्व करो, कैसा निकलेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस आ गया क्या? हाँ सर, तो ये फॉर्मूला देखो, ईपीएस बाय एमपीएस फॉर्मूला किसका है अभी बताया था मैं, केई का अपना है ना। देखो ईपीएस बाय एमपीएस तो निकल गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि केई जो है प्राइस अर्निंग रेशियो का क्या है? उल्टा है। 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो जो होता है वो आपका केई निकलता है दूसरा तरीका से। समझ में आ गया? हाँ सर, दिस इज योर सेकंड थॉट। कभी अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन में अगर मान लो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, अगर पीई रेशियो दिया हुआ है तो निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल सकते हैं, बस उल्टा कर देंगे। तो इस मॉडल में मेरे को बताओ इस मॉडल में पी रेशियो, इस मॉडल में मतलब कौन सा मॉडल है? नाम में भूल गया, मैं तो नाम भूल गया। प्राइस अर्निंग रेशियो। पागल हो गए? प्राइस अर्निंग तो अभी पढ़ रहे हैं। अरे प्राइस अर्निंग नहीं, बताओ क्या था? अर्निंग प्राइस अप्रोच। क्या था? अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या बोलता है? अर्निंग को प्राइस से डिवाइड करना है। 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 अच्छा, तो अर्निंग को मतलब ईपीएस को एमपीएस से डिवाइड करो। एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर से, मतलब P0। समझ में आ गया? हाँ सर, तो के कैसे निकलता है? एमपीएस बाय ईपीएस या फिर एमपीएस बाय एमपीएस नहीं ईपीएस। देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर देख लो बच्चे, ये है आपका फॉर्मूला। के कैसा निकालते हैं इस मेथड में? के कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर, हर अर्निंग पर शेयर आपको लेना है ऊपर और नीचे लेना है आपको करंट मार्केट प्राइस, जिसको हम P0 भी बोल सकते हैं या फिर MPS मार्केट प्राइस पर शेयर भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर आप अर्निंग पर शेयर अगर सेकेंड ईयर का ले रहे हो तो सेकेंड ईयर मतलब ईयर एंड का ले रहे हो, मतलब सेकेंड ले रहे हो तो ये पहला होगा, मतलब 1 साल का गैप होना चाहिए। अगर मैं ईपीएस अगर 15 लूंगा तो मेरे को
14 लेना पड़ेगा। ईपीएस 99 लूंगा तो पी 98 लेना पड़ेगा। याद रहा। दूसरा ये चीज यहां पर था कि यहां पर आप के निकाल सकते हो 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो से। अच्छा हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि पीई रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है। किसका? केई का उल्टा होता है। तो केई का उल्टा पी रेशियो, इसीलिए हम 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो में भी निकाल सकते हैं। और क्यों हुआ मैं आपको लॉजिक बता दिया फॉर्मूला से। ठीक है ठीक है। तो दो तरीका था यहाँ निकालने का, या फिर ईपीएस बाय पी जीरो कर दो या फिर 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो कर दो। ठीक है। हाँ सर, कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। कुछ डाउट है क्या बच्चों? नो। तो यहां पर आपका खत्म हो जाता है सेकंड मॉडल भी ओवर। आपका सेकंड मॉडल हो जाता है खत्म बच्चे, खत्म बच्चे, खत्म खत्म खत्म। ठीक है सर। 1 घंटा 28 मिनट हुआ है, कोई बात नहीं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट अभी मॉडल जो पढ़ेंगे उसका नाम है, अभी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, आज खत्म करना है जैसे भी करके। ठीक है सर। कि थोड़ा सा गैप ले लें। एक काम करते हैं, अभी जो पढ़े 2 मेथड उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको छोड़ूंगा। ठीक है सर। तो भैया डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाया था कौन सा मेथड? क्या मेथड पढ़ाया था? डिविडेंड प्राइस मेथड, डिविडेंड प्राइस अप्रोच बोलो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। और यहां मैं पढ़ाया प्राइस अर्निंग प्राइस अप्रोच। क्या पढ़ाया? अर्निंग प्राइस अप्रोच। ठीक है। हाँ सर। कुछ डाउट है क्या बच्चों? नो सर। तो बच्चों ठीक है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच और अर्निंग प्राइस अप्रोच। डिविडेंड प्राइस अप्रोच का बहुत सारा नाम है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल है। यहां पर हमने क्या सीखा? केई निकालना। केई किस तरह से निकालते हैं भैया? डिविडेंड को प्राइस से डिवाइड करो, मतलब डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस करो। डिविडेंड डिवाइडेड बाय, इस तरह से लिखूंगा ना तो मजा नहीं आएगा। डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस करो। अच्छा ठीक है सर। डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस करो। अच्छा, मतलब डिविडेंड मतलब D1 और प्राइस मतलब आपका P0। और D1 P0 मतलब है क्या मालूम? D1 मतलब क्या होता है? शॉर्टकट में जल्दी बताओ। D1 मतलब जल्दी बताओ। D1 मतलब जल्दी बताओ। वेयर? D1 मतलब नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। ठीक है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड। P0 मतलब करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये सीखा हमने। यहां पर क्या सीखा कि भैया अर्निंग प्राइस अप्रोच में के निकलता है आपका हर साल ईपीएस सेम होगा, मतलब ईपीएस 1 को P0 से बस डिवाइड करना है, बाकी सब फॉर्मूला सेम। ओह बहुत इजी था ये तो सर। सोचो इतना पढ़ने के लिए मैं आपको इतना टाइम लगा दिया तो क्या हो गया सर? समझ में आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। इसमें था क्या सर? बहुत इजी था ये। ठीक है, ईपीएस 1 मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? ईपीएस 1 मतलब नेक्स्ट ईयर ईपीएस, नेक्स्ट ईयर ईपीएस या फिर साल के आखिरी का ईपीएस, उसको ये भी बोलते हैं। अब P0 मतलब मालूम है आपको? करेंट मार्केट प्राइस। और दोनों में हमेशा आपको क्या याद रखना है कि ऊपर वाला हमेशा 1 साल बड़ा होगा नीचे वाले से। यहां पर फॉर लिख दो स्टार देके, न्यूमरेटर will always 1 year
greater than will always numerator will always be numerator will always be 1 year greater than numerator will always be 1 year greater than denominator. ठीक है, अरे भैया क्या हो रहे हो, ये क्या हो गया है, कहाँ गया बोला स्टॉक, हाँ ये तो क्या काम नहीं कर रहा भाई। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हमेशा 1 साल ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, ये मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, हमने अभी ये 2 चीज पढ़ा, समझ में आया। d1/p0 EPS 1/p0। कुछ डाउट है क्या बच्चों? नो डाउट, आज हमने यही बस पढ़ा। तो आज बस इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल बता रहा हूँ, इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट मॉडल है वो भी बता देता हूँ। इसको पहले सेव कर देता हूँ, Ctrl+S। ठीक है, चलो इतना जो बताया मैं, इसमें से इंपॉर्टेंट मॉडल कौन सा था सर? ये है सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है बच्चों। इसमें से एक है ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको CAPM बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है डिविडेंड प्राइस ग्रोथ अप्रोच, जो तीसरा वाला है, जो कल पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? ओके, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आज हम क्या पढ़े? हम लोग आज ये पढ़ लिए और ये पढ़ लिए, डिविडेंड प्राइस मेथड, अर्निंग प्राइस मेथड में की किस तरह से निकालते हैं। जल्दी बता दो शॉर्टकट में, एक बार मेरे को रिवाइज करा दो। की कैसा निकालते हैं सर? बहुत इजी, d1/p0 करते हैं। अच्छा, यहाँ पर किस तरह से निकालते हैं बताओ? यहाँ पर की कैसे निकालते हैं? के सर बहुत इजी है, EPS 1/p0 करते हैं, बस हो तो गया। और कहाँ कुछ? हाँ सर, कल हम सीखेंगे 2 मेथड, फिर 3 और 4 कल पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे ये, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या करो बच्चों, इस तरह से ही आगे बढ़ते रहो। ठीक है सर, चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर और खुदा हाफिज।